हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी। हम जो है वेक्टर्स का चैप्टर कर रहे हैं। आज लेक्चर कंटिन्यू है। तो सभी लॉकडाउन के अंदर है, अभी भी पढ़ाई सब अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ से ही आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की जो है हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्या होता है, नाम से कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है दैट a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आप जो है वेक्टर एडिशन करते हो या वेक्टर समेशन करते हो, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इसका प्रूफ देख लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो एक अपने पास पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है। ये वाली साइड जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स से दिस इज़ ए वेक्टर, और ये वाली साइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये बी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर ही मैं बोल सकता हूँ। भाई इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है। अब ए वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे लेके जाऊँ उसी तरह से सेम, तो ये हो जाएगा अपना ए वेक्टर। और ये जो डायगोनल वेक्टर है इसको मैंने क्या बोल दिया? सी वेक्टर बोल दिया। अब देखो नीचे वाले का एडिशन करो तो क्या करेंगे? ए प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, वेक्टर समेशन से, तो सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए देखेंगे तो ये बी और ए का समेशन सी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी जो है वो समेशन है किसका? बी प्लस ए का। तो यहाँ से अपने पास यही रिज़ल्ट अपने पास निकल के आ जाएगा। क्या क्या रिज़ल्ट निकल के जाएगा बताओ ज़रा? रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ध्यान रख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी, लिख लेते हैं पहले स्टेटमेंट फिर समझा देंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, मतलब आप पहले वेक्टर समेशन करें बी और सी का, फिर उसका रिजल्टेंट ले ए के साथ, या फिर आप ए और बी का समेशन करें फिर उसका आप जो है रिजल्टेंट ले सी के साथ। दोनों से जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम आएगा। देखो प्रूफ देखते हैं। लेट्स से अपने पास कुछ फिगर है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, दो बार बना ले ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, सेम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है इसको बोल दिया मैंने सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको बाद में देखेंगे कि क्या है ये ए है, ये बी है, और ये वाला जो वेक्टर आएगा, मुझे बताओ क्या आएगा? ये क्या ये अपना आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है इसका इसके साथ रिजल्टेंट लो, तो ये वाला जो वेक्टर है क्या बनेगा? ये वाला वेक्टर क्या बनेगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाला जो वेक्टर है अपने पास क्या जाएगा? ए प्लस बी का समेशन लेंगे हम सी के साथ, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर अपने पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसमें देखते हैं वही सभी वेक्टर्स इस तरह से, यहाँ पे ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है, और ये अपने पास क्या है? सी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ये वाला जो वेक्टर है ये क्या होगा? क्या ये जो वेक्टर है ये समेशन है बी और सी का? तो इस वाले वेक्टर को लिखा जा सकता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये ए वेक्टर और ये बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो ये वाला जो वेक्टर होगा क्या ये ए वेक्टर और बी प्लस सी का समेशन है? तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से अपने पास देखो दोनों सेम ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही अपने पास रिलेशन निकल के जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसे हमने सिंपल तरीके से जो है वो प्रूफ भी कर लिया। क्लियर है कहानी? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे कुछ और चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं।
अब देखो हम देखते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो अपना रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, उसको हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, एक बार उसको प्रूफ कर लेते हैं, बाद में तो वो हमें याद ही रखना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपना क्या है, जो वेक्टर अपना डायग्राम अपना पहले से चला आ रहा है, ए वेक्टर, ये क्या है अपना, दिस इज बी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर जो है ये क्या है अपना, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। सम वेक्टर बोल सकते हैं, रिजल्टेंट एक ही बात है, ठीक है। ये एंगल जो है वो कितना है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज थीटा। तो मुझे बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो कितना है, अल्फा है या थीटा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा नहीं है, क्या है, थीटा है। देखो कैसे, ए वेक्टर को आगे हम लेके चले जाएंगे तो भाई एंगल बताने के लिए दोनों या तो एक दूसरे की टेल पे होने चाहिए या एक दूसरे के हेड पे होने चाहिए। तो इसको आगे हम स्ट्रेच करके लेके जाएंगे, तो मुझे बताओ, मतलब स्ट्रेच नहीं, उठा के लेके जाएंगे तो एंगल जो है वो कितना आएगा, थीटा आएगा। जब दोनों एक दूसरे की टेल पे जाएंगे तो छोटे वाला जो एंगल होता है वो थीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये ट्राइंगल देखो, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल देखो, सी लेट्स से इसे बोल देते हैं सी डी ई ट्राइंगल को फिर से बना लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सी डी ई ट्राइंगल है, ऊपर बना देते हैं, काम करते हैं। सी डी ई ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है सी डी ई, ठीक है। ये वाली जो साइड है, अच्छा मैं निकालना क्या चाहता हूँ, अगर हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट का मॉड निकालना है। ये रिजल्टेंट जो है वो कितना होगा, अब देखो किसी भी वेक्टर के दो एस्पेक्ट होते हैं, क्या, किसी भी वेक्टर के दो एस्पेक्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या है, अगर हम ये इस वेक्टर की लेंथ निकाल लें, इस डायग्राम में अगर हम ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ निकाल लें ट्राइंगल्स की, इस वाले ट्राइंगल की ये साइड की लेंथ निकाल लें, तो अपने पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर हम एंगल अल्फ़ा पता लगा लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो आर वेक्टर जो है वो एंगल कितना बना रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेसिकली हम निकालना क्या चाहते हैं, आर वेक्टर की इस लेंथ को निकालना चाहते हैं और इस अल्फ़ा एंगल को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ा एंगल देखो कैसे आएगा, इस ट्राइंगल में देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला जो वेक्टर है क्या है, बी वेक्टर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी, मॉड बी होगी। ये वाली लेंथ को मैंने x बोल दिया, ये वाली लेंथ को मैंने y बोल दिया। क्या ये हम x और y लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे देखो x और y और b में z से हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो p/h, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस दैट इज़ मॉड बी। तो यहाँ से y जो है वो कितना आ गया, मॉड बी साइन अल्फ़ा निकल के आ गया अपने पास, थीटा है ये, मॉड बी साइन थीटा निकल के आ गया अपने पास। उसी तरह से हम x भी फाइंड आउट कर सकते हैं, x जो है वो आएगा अपने पास मॉड बी कॉस थीटा, या सिंपली हम उसे बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में देखो ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई, ये वाली साइड जो है नीचे वाली साइड कितनी आ गई, बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई, ये वाली साइड आ गई बी साइन थीटा। अब इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कि दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस का स्क्वायर। सो दिस का स्क्वायर मतलब मॉड आर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस साइड, दिस टोटल साइड इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक काम करो, ओपन कर दो, मॉड आर का स्क्वायर सिंपली आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बनेगा ये, बिल्कुल बनेगा। अब एक काम करो, ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, एक साथ लिख लो, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस
2ab cos थीटा, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सॉरी 1 होता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड r विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से अपने पास ये रिजल्टेंट की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ से मुझे बताओ कि हम ये अल्फा एंगल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कि बड़े वाले ट्राइंगल में देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, tan अल्फा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज दिस, दैट इज b sin थीटा, एंड बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा विल कम आउट टू बी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये रिलेशन जो है, हमें दोनों ये रिलेशन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये रिलेशन अगर हमें याद होंगे तो हम क्वेश्चन वगैरह को सिंपली सॉल्व कर ले जाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ होता है। ठीक है, कि रिजल्टेंट को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें अच्छे से जो है याद रख लेना है। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। देखो अपना जो वेक्टर डायग्राम था वो क्या था, फिर से मैं एक बार बना देता हूँ। क्या था वो, ये अपना ए वेक्टर था इस तरह से, ठीक है। ये अपना क्या था, बी वेक्टर था। ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था, ठीक है। एक बार और बना देते हैं इस तरह से। ये क्या है, अपना ए वेक्टर है, थोड़ा गंदा डायग्राम बना है। ये क्या है, अपना बी वेक्टर है। ये एंगल कितना था, अल्फा था। अच्छा, tan अल्फा अपने पास आ गया था। tan अल्फा कितना आया था बताना ज़रा। tan अल्फा आया था अपने पास b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा है क्या, अल्फा इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोल देते हैं बीटा, एंड बीटा इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद बी वेक्टर। सो tan बीटा अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जहाँ जहाँ a है, a को b से रिप्लेस कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो। तो क्या जाएगा, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो इस तरह से जो है हम tan बीटा भी निकाल सकते हैं। क्लियर है कहानी, सिंपल सी कहानी। अब कुछ हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो कि हमें याद भी होने चाहिए, डायरेक्टली हम जो है यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। थीटा इज़ 0 डिग्री का क्या मतलब है, जब दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होंगे तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट। ये क्या लिखा हुआ है, देखना क्या ये लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट मतलब इसकी पावर हाफ से आप चला जाएगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, a प्लस बी आ जाएगी। या फिर रिजल्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड r इज इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। तो मतलब ये रिजल्टेंट जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो अपना जनरल एक्सप्रेशन है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा भाई, अपना जो फॉर्मूला है ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। मतलब ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है, क्या यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यही रिजल्टेंट की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। कहने का मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली जो है वो ऐड कर देते हैं उनके मैग्नीट्यूड को, तो रिजल्टेंट आ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे तो देखो कितना आएगा ये, b साइन थीटा, तो b साइन 0 डिवाइड बाय a प्लस b कॉस 0। तो यहाँ से साइन 0 होता है 0, तो यहाँ से अल्फ़ा बताना कितना जाएगा, यहाँ से tan अल्फ़ा कितना आएगा, tan अल्फ़ा 0 आएगा, मतलब अल्फ़ा भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब रिजल्टेंट भी जो है 0 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स हैं उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स लगता है 3 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लगता है 4 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा। कितना आएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे 7 न्यूटन, अपना आंसर आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है जब एंगल कितना होता है, 0 डिग्री।
क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 देखो क्या है। केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of 180 degree, and cos 180 degree is -1, so r will be under root of a square plus b square minus 2ab। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका अंडर रूट मतलब पावर हाफ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? a माइनस बी। अच्छा, ये रिजल्टेंट अपने पास निकल के आया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड r इज इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर b का मैग्नीट्यूड अगर 5 है, a का मैग्नीट्यूड 4 है, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर भी क्या लगा देते हैं हम? मॉड लगा देते हैं इस तरह से, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मतलब बेसिकली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये मैक्सिमम है या क्या है? मतलब देखो, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? जब कॉस मैक्सिमम होगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब कॉस क्या होगा? मिनिमम होगा। और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसलिए जो ये रिजल्टेंट निकल के आया है ये क्या है? अपने पास मिनिमम है। तो यहाँ से मिनिमम रिजल्टेंट अपने पास निकल के आ गया। तो यहाँ से मुझे बताओ, मिनिमम रिजल्टेंट ये है, मैक्सिमम रिजल्टेंट हमने अभी देखा। मिनिमम क्या है? मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या है? मॉड ए प्लस मॉड बी। और मिनिमम रिजल्टेंट क्या है? जो मैग्नीट्यूड है कितना है? मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। तो मतलब आर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? आर जो है वो मॉड ए माइनस मॉड बी से तो ज़्यादा होगा, और क्या होगा? वो मॉड ए प्लस मॉड बी से क्या होगा? कम होगा। ये कई बार इनइक्वालिटी जो है वो पूछी जाती है। ट्राइंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, वेक्टर में जो है ट्राइंगल से प्रूव करते हैं, वो आप वेक्टर्स में पढ़ेंगे जब आप मैथमेटिक्स में 12th क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक फोर्स है 4 न्यूटन का राइट में, एक फोर्स है 3 न्यूटन का लेफ्ट में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा? 4 - 3 मतलब 1 आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में आएगा? जिधर की तरफ अपना बड़ा वाला फोर्स है, मतलब 1 न्यूटन जो है वो राइट में आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया अपना केस नंबर 2। अब देख लेते हैं यहाँ पे केस नंबर 3। व्हाट इज़ केस नंबर 3? व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो देखो क्या आएगा? थीटा 90 डिग्री है तो क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बोले या ऑर्थोगोनल बोले, दोनों का मतलब सेम है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो है वो कितना आएगा यहाँ से? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट अपने पास निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर ये इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे। अच्छा मान लो कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते, लेट्स से इफ़ ए एंड बी आर इक्वल एंड ये कॉमन वैल्यू इज़ एफ और वो 90 डिग्री पे है, तो एफ और एफ करोगे तो कितना आएगा? 2f स्क्वायर अंडर रूट ले लोगे तो क्या आएगा? यहाँ से जो नेट है रिजल्टेंट है एफ नेट, तो कितना जाएगा? √2 टाइम्स आ जाएगा। मतलब एफ और एफ का रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे कितना आता है? √2f अपने पास निकल के वो आ जाता है। इस रिजल्ट को जो है हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, बहुत बार यूज़ करेंगे। जैसे 10 और 10 2 न्यूटन, 2 फोर्सेस लग रहे हैं 10-10 न्यूटन के 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्ट कितना आएगा? 10√2 सिंपली। ठीक है, तो इसको हम रिलेशन को याद भी रख सकते हैं और जनरल एक्सप्रेशन जो है उस तरह से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है? देखो, व्हेन थीटा इज़ 60 डिग्री एंड ए एंड बी आर इक्वल एंड दी कॉमन वैल्यू इज़ एफ। ठीक है, कॉमन वैल्यू उनकी एफ है, या फिर थीटा ही ले लो। एक काम करो, थीटा कोई भी जनरल थीटा ही ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। थीटा है तो जो अपना एफ नेट है या फिर रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, बिल्कुल आएगा ये। तो यहाँ से एफ नेट कितना जाएगा? देखो यहाँ पे 2f स्क्वायर बनेगा अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये 2f स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर क्या बनेगा? ये √2f, अंदर क्या बनेगा? ये 1 प्लस कॉस थीटा की पावर हाफ।
अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम देखो ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कॉस 2 थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो उसे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कितना आएगा ये √2f 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पावर हाफ, 2 से 2 चला जाएगा, तो कितना आएगा ये √2f फिर √2 कॉस थीटा बाई 2, √2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2f कॉस थीटा बाई 2। तो f और f का रिजल्टेंट जो है कितना आ जाता है, वो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसे डिराइव कर सकते हैं। f और f का जो रिजल्टेंट है, f और f का रिजल्टेंट जो है वो कितना आता है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। f और f का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाता है थीटा डिग्री एंगल के लिए, ये आ जाता है 2f cos थीटा बाई 2। अब लेट्स से इफ़ थीटा इज़ 60 डिग्री, तो यहाँ से देखो f ऐसे है और f ऐसे है और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 रखो, कितना बनेगा ये cos 60 बाई 2 मतलब cos 30, तो √3 बाई 2, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा f नेट कितना जाएगा √3f। इफ़ थीटा इज़ 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री है मतलब कुछ इस तरह की कहानी है, f ऐसे 120 डिग्री एंगल, तो यहाँ पे देखो 120 बाई 2 मतलब cos 60 होता है हाफ, 2 से 2 चला जाएगा, मतलब रिजल्टेंट जो है इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, कितना आ जाएगा f, मतलब f और f का रिजल्टेंट f कब आता है जब एंगल 120 डिग्री होता है, और जब एंगल 60 डिग्री होता है तो f और f का रिजल्टेंट कितना जाता है √3 टाइम्स अपने पास निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, सिंपल सी थी बातें थी, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम तैयारी को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।